यूनियन और प्रोग्रेस की कमेटी के अरकान जिन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद को माजूल किया वो नौजवान तुर्क नाम से जाने जाते थे। इस गिरोह का तुर्की दरअसल इटालवी मेसन जूसेप्पे मैज़िनी के यंग इटली मॉडल के मुताबिक कायम किया गया था। वेनेशियन रियासत आज की मॉडर्न दुनिया की पैदाइश की जगह है जिसकी क़यादत ताजिर अशराफिया करती है। स्पेन से निकाले गए यहूदियों के लिए अपने दरवाजे खोलने और यूरोप की पहली यहूदी बस्ती की बुनियाद रखने पर विनाइस ने उन बुनियादी नजरियात का आगाज किया जिन्होंने नई दुनिया की तश्कील की जो पूरे यूरोप में फैल गई, जो कि पैसे की ताकत, प्रिंटिंग प्रेस, जहानत और मैकियावेलियन सियासत के साथ साथ फ्री मेसन्स और जेसुट्स जैसे फिरकों की शिरकत की बदौलत थी। विनेशियंस ने सबसे पहले यूरोप और फिर दुनिया की सियासत, मईशत और साइंस की राह हमवार की। 16वीं सदी के आगाज में यंग सोसाइटी की बुनियाद विनाइस में लियोनार्डो डोना, निकोलो कॉन्टारिनी और एंटोनियो कॉरिनी जैसे मुहिब्बे वतन शराफत ने रखी थी। ये नौजवान अराकीन चाहते थे कि विनाइस बैनुल अक़वामी मैदान में ज्यादा फ़ाल किरदार अदा करे। वो रोमन चर्च पर यकीन नहीं रखते थे और इंग्लैंड और नीदरलैंड के साथ मजबूत ताल्लुकात रखते थे। इस ग्रुप का तर्जुमान पाउलो सर्पी था जो कि एक मुल्हिद पादरी था। चूंकि वो एक रईस वेनेशियन खानदान के घर में जमा होते थे इसलिए ये मुआशरा रिडोटो मोरोसिनी के नाम से भी जाना जाता था और रियासत की इंतजामिया पर हावी था। इस सोसाइटी की तरफ से फैले हुए जदीद नजरियात ने इंग्लैंड में अपना पहला इंकलाब बर्पा किया जहाँ विनाइस हेनरी के बाद से सियासी हरकयात में शामिल है। 1649 में किंग चार्ल्स की फांसी के बाद दौलत मुश्तरका इंग्लैंड में कायम हुई थी। अंग्रेजी शायर जॉन मिल्टन जो बादशाहत का सख्त दुश्मन था, उसने विनाइस में सर्पी का दौरा करने के बाद इस नई रियासत का ओहदा संभाला। अपनी एक किताब पैराडाइज लॉस्ट में उसने शैतान की तारीफ करते हुए ये दावा किया था कि हर माजूल बादशाह बदला होगा जो शैतान खुदा और आदम अलैहिस्सलाम से लेगा। इंकलाबी नौजवानों की तहरीक को 19वीं सदी में इटालवी सियासतदान जूसेप्पे मैज़िनी की कोशिशों से एक निज़ाम में डाल दिया गया। अल्बर्ट पाइक ने 3 वर्ल्ड वार्स का जो मंसूबा बनाया था वो दरअसल जूसेप्पे मैज़िनी को ही भेजा गया था, जिसने मैसोनिक यंग इटली की बुनियाद यूनियन, प्रोग्रेस और आज़ादी के नारे के साथ रखी थी। इस तहरीक ने पूरे यूरोप में जोर पकड़ लिया और पेराबेओग्लू के रास्ते से उस्मानी सरजमीनों में घुस गया जहां इटालवी असर और रसूख बहुत ज्यादा था। इस तरह इस खास रुझान ने पूरे बाल्कन में बड़ी दिलचस्पी पैदा की। वो लोग जिन्होंने उस्मानी सरजमीनों में इन नई नजरियात को अंदरूनी शक्ल दी थी वो खुद को उस्मानी नौजवान तुर्क कहते थे। नौजवान तुर्कों ने सल्तनत उस्मानिया को कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम में तब्दील करने के लिए सरगर्मियां अंजाम दी। सुल्तान अब्दुल अजीज ने जब आइन परस्ती से इनकार किया तो उसे इस टीम ने ख़त्म कर दिया जिसमें सुल्तान अब्दुल मजीद का बेटा शहजादा मुराद का इटालवी डॉक्टर कैपोलियन भी शामिल था। जिसके बाद सुल्तान मुराद इख्तिदार में आया जो लिबरल नजरियात रखता था, लेकिन उसकी दिमागी हालत में खराबी होने की वजह से उसे तख्त से हटा दिया गया। इसके बजाय शहजादे अब्दुल हमीद को तख्त पर बिठा दिया गया इस शर्त पर कि वो आइन परस्ती का ऐलान करेगा। सुल्तान अब्दुल हमीद ने एक ऐसी रियासत संभाली जो वसी गैर मुल्की कर्जों की वजह से टूट चुकी थी। 1876 में सुल्तान अब्दुल हमीद इख्तिदार में आया और सल्तनत की कमजोरी और यूरोपीय दबाव की वजह से इसने सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन और पहली नुमाइंदा पार्लियामेंट नस्ब की। लेकिन कुछ वक्त के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद ने पार्लियामेंट को बंद कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया। वो नौजवान तुर्कों के पीछे क्रेडिटर्स के अज़ाइम से बखूबी वाकिफ था। चुनांचे उसने रशियंस के साथ जंग को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आइन परस्ती को एक तरफ रख दिया। मजीद ये कि उसने पार्लियामेंट बंद कर दी और इंतजामिया भी खुद संभाल ली, जिसके बाद नौजवान तुर्क सुल्तान अब्दुल हमीद के दुश्मन बन गए। सुल्तान अब्दुल हमीद का सामना करते हुए कुछ नौजवान तुर्क बैरूनी मुल्क भाग गए और कुछ को ज़ेर ज़मीन खींच लिया गया। कुछ नौजवान तुर्क जैसे मिद्दत पाशा जिनका सुल्तान अब्दुल अजीज के कत्ल में किरदार था उन्हें कैद कर लिया गया। बहरहाल अभी तक इटली की क़यादत में यूरोपीय ताकतों ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब सुल्तान अपने इरादों पर डटा रहा वो अपनी बहरिया को बॉस्फोरस भेजने के साथ साथ सल्तनत की इकनॉमी पर भी दबाव डालने लगे। इस दौरान उन यूरोपीय एजेंसियों ने बाल्कन में हलचल जारी रखी और नौजवानों को दोबारा मुनज़्ज़म कर दिया।
मास्टर मेसन एर्नेस्टो नेथन का असिस्टेंट एथोर फेरारी 1900 ईस्वी में ओरिएंट एक्सप्रेस के जरिए इस्तांबुल आया और मेसोनिक लॉजेस को गफलत में जिंदा कर दिया। 1904 में यूरोपीय ताकतों ने मैसेडोनिया में एक बैनुल-अक़वामी जेंडार्मरी फौज कायम की। वहां शोर मचाने के बहाने जेंडार्मरी का इंतजाम इटालियन जनरल एमिलियो डी जॉर्जिस ने किया। एक इटालवी यहूदी एमैनुएल कारासो ने मैसोनिक लॉज का दरवाज़ा खोला। जैसे वो नौजवानों को संभाल कर इटली के वंग के नीचे ले गया, जहां उन्हें इटालवी कार्बोनरी, जो 1800 ईस्वी से 1831 तक का इटली में सरगम सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी का गैर रस्मी नेटवर्क और 19वीं सदी की सियासी और समाजी तहरीक रिजॉर्जिमेंटो पर ट्रेनिंग दी गई। नौजवानों को सलोनिका में खुफिया मीटिंग्स में दोबारा मुनज़्ज़म किया गया, जहां जनरल ने भी हिस्सा लिया। सलोनिका में नौजवान तुर्कों ने यंग इटली के नारे की बुनियाद पर यूनियन और प्रोग्रेस की कमेटी कायम की। दूसरी और तीसरी फौज के नौजवान उस्मानी अफसरान भी इस कमेटी में शामिल थे। इटालवी बहरिया की मदद से वह 1908 के मौसम गर्मा में मैसेडोनिया में उठ खड़े हुए। उन्होंने उन तमाम पाशास को शूट कर दिया जो सुल्तान ने उन्हें मुज़ाकरात के लिए भेजे थे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने जब ये महसूस किया कि मुशावरात नकारा है तो उसने अपनी फ़ौज के साथ मिलकर हमला करना चाहा, लेकिन उसे जल्द ही ये एहसास हो गया कि फ़ौज अब उसकी बात नहीं मान रही और अपने सारे मिनिस्टर से मुलाकात के बाद अब सिर्फ एक काम करना बाकी था। उसने 23 जुलाई की रात को एक टेलीग्राम के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का ऐलान कर दिया जो उसने मैसेडोनिया भेजा था। उसके बाद मुस्लिम अक्सरियती जजीरा नुमा खामोश रहा, जबकि बेयोग्लू और सलोनिका में कई दिनों तक जश्न मनाया गया।